Good morning to all, and welcome to the next lecture under the Lecture on Demand series. This lecture series is being conducted by the Department of Economics, St. John's College, Agra, in order to facilitate the students to prepare themselves for the upcoming examinations. We all know that under this pandemic situation, it is very difficult for the students to go elsewhere. So we have opted for this online method to equip them with the latest knowledge of economics. And since students have requested that the series should be bilingual, so we will be using both the languages, English and Hindi, to so that the students are able to understand the lessons well. आज की ये जो सेशन है वो मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम पे है, और जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने अपना टॉपिक दिया है हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे कि उनको एक्सपेंडिचर मेथड जो नेशनल इनकम मेजरमेंट का है उसे समझना है, तो आज के इस सेशन में हम लोग इसी टॉपिक पे विचार करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि तीन मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सपेंडिचर एक बहुत ही डिटेल्ड वास्ट टर्म है जो हम नेशनल लेवल पे इसको कैलकुलेट करते हैं, मगर जब चीजों को आसान करके समझना रहता है तो हम कई बार माइक्रो लेवल पे भी उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रो लेवल पे अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, सपोज एक हाउस होल्ड की बात करते हैं, तो एक हाउस होल्ड में एक्सपेंडिचर उनके इंडिविजुअल खर्चे होते हैं और उनकी इनकम एक फैमिली इनकम होती है। तो जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर उस फैमिली का कितना हुआ है, तो हम इस बेसिस पे जोड़ते हैं कि जितने भी उन्होंने कुल खर्चे करे हैं उन सारे के सारे खर्चों को जोड़ लिया जाता है, तो पता चल जाता है कि कुल खर्चा है। अब जो उनकी इनकम है, अगर उन्होंने टोटल उतना ही खर्चा कर दिया है तो उस केस में एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर होते हैं, और अगर उनका खर्चा कम है और इनकम ज्यादा है तो जो डिफरेंस आता है वो सेविंग हो जाता है। मगर जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, तो वी एड द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर नीडेड टू परचेज द नेशनल आउटपुट, नेशंस आउटपुट। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहली लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द फ्लोज ऑफ एक्सपेंडिचर नीडेड टू परचेज द नेशंस आउटपुट। अब साधारण तौर पे ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स आपने ऐड कर दिए और जितना अमाउंट आया उस अमाउंट को हमने कह दिया कि ये नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गई है थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। बट जब हम मैक्रो कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो मैक्रो कॉन्सेप्ट्स इतने इजी नहीं होते। ये जो लाइन है द फ्लोज ऑफ एक्सपेंडिचर, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत डिटेल्ड लाइन है। पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं कि फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रियल एक्सपेंडिचर्स नॉट मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स। यानी कि जब हम फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर्स को ऐड करने की बात करते हैं तो हम किस प्रकार के एक्सपेंडिचर्स ऐड करते हैं? हम मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स नहीं ऐड करते, हम रियल एक्सपेंडिचर्स ऐड करते हैं। अब मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स और रियल एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस क्या है? मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स मॉनेटरी टर्म्स में होता है कि हमारा कुल कितना खर्चा हुआ है, इसमें हम इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते, इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें तो अगर हमने अपने घर में 2000 रुपए का खर्चा किया है तो 2000 रुपए हमारा मॉनेटरी एक्सपेंडिचर हो गया। बट जब हम रियल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो रियल एक्सपेंडिचर में हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हैं। इन्फ्लेशन को इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि जो हमारा जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस आए हैं उन चीजों को कंसिडर करने के बाद
हम ये निर्धारण करते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इससे रिलेटेड कुछ इस प्रकार से समझिए कि दो प्रकार के प्राइसेस होते हैं, करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस। अब जब करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस की बात है तो इन दोनों ही जगहों पे हम फिर से इस चीज को देखते हैं कि करंट प्राइसेस में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है और कांस्टेंट प्राइसेस में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। तो सपोज हम एक फिगर लेते हैं कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस। तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस सपोज 100 रुपए है और जनरल प्राइस लेवल आपकी 100 रुपए है, तो उस केस में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी 100 रुपए रहेगा। क्यों 100 रुपए रहेगा? इस केस में आपका जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस दोनों सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि जो करंट प्राइसेस है और जनरल प्राइस लेवल है वो भी सेम है, दोनों 100 है। अब सपोज इस फिगर में थोड़ा सा चेंज आता है। चेंज आने का मतलब क्या है कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस आपकी 105 हो गई। अब जीडीपी आपकी बढ़ गई है, जीडीपी आपकी पहले 100 थी, अब 105 हो गई है। तो आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपए हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई है। मगर जब हम वास्तविक तौर पे एक्सपेंडिचर मेथड में इसको कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हम जनरल प्राइस लेवल को भी कैलकुलेट करते हैं। तो जनरल प्राइस लेवल सपोज जो पहले 100 रुपए था वो अब 102 रुपए हो गया। तो जब 102 रुपए आपका जनरल प्राइस लेवल है और जीडीपी एट करंट प्राइसेस आपकी 105 रुपए है, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस आपकी 105 रुपए ना होके 103 रुपए हुआ। क्यों 103 रुपए हुआ? क्योंकि यहां पे हमने इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर लिया। दैट मींस द टोटल इंक्रीज इन जीडीपी एट at current prices was not taken as the complete growth in national income. नेशनल इनकम के केस में हमने उसमें से जो हमारा एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए थे, जनरल प्राइस लेवल बढ़ गई थी, जनरल प्राइस लेवल को उसमें से डिडक्ट कर दिया है, तो हमारा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस निकल आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, उस फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर में हम रियल एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर नहीं ले रहे हैं। अगर मॉनेटरी एक्सपेंडिचर लेते तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस जो हमारा 105 रुपए था उसको हम जीडीपी मान लेते। मगर क्योंकि हमें रियल एक्सपेंडिचर लेना है तो रियल एक्सपेंडिचर के केस पे हमें कांस्टेंट प्राइसेस के केस को लेना है जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। और इन्फ्लेशन इंक्लूड होने के बाद इन्फ्लेशन इंक्लूडेड इसलिए क्योंकि हमने जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, पहली लाइन तो बहुत सिंपल थी कि एडिंग अप द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, मगर ये जो फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर है ये फ्लो ऑफ रियल एक्सपेंडिचर है, फ्लो ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर नहीं है। सेकेंड थिंग इज the expenditure that we take is the planned and not the actual values are taken. जो हाउसहोल्ड अपना एक्सपेंडिचर प्लान करके रखते हैं उस फिगर को हम एक्सपेंडिचर मेथड में लेते हैं। हम एक्चुअल वैल्यूज उन्होंने एक्चुअली कितना खर्चा किया है उस चीज को नहीं लेते हैं। अब यहां पर भी क्या डिफरेंस है? अगर प्लान्ड एक्सपेंडिचर जितना हमने एक्सपेंडिचर प्लान किया था पूरा का पूरा हम खर्चा कर लेते हैं तो हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल वैल्यू सेम रहता। प्लान्ड एक्सपेंडिचर एक्चुअल एक्सपेंडिचर सेम रहता। मगर अगर जितना हमने प्लान किया था उतना हम खर्चा नहीं कर पाए तब भी हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर को ही नेशनल इनकम का पार्ट बनाते हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर को पार्ट नहीं बनाते। द थर्ड थिंग इज व्हेन वी स्पीक ऑफ कंजम्पशन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट कंजम्पशन। हम लोग जिस प्रकार से जानते हैं कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं,
तो एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना भी इसमें स्टेटिस्टिक्स हम लोग शेयर करते हैं वो एग्रीगेट्स होती है, हर चीज का एवरेज निकाला जाता है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम का सीधा सा फॉर्मूला है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला ये है कि हमने नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करा है, तो हम एक तरह से एक एग्रीगेट इनकम तक पहुंचे। पर कैपिटा इनकम इज एग्रीगेट। उसी प्रकार से जो हम कंजम्पशन की बात करते हैं, ये कंजम्पशन भी एग्रीगेट कंजम्पशन है। टोटल कंजम्पशन को अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आप एग्रीगेट कंजम्पशन पे पहुंच जाते हैं। फोर्थ थिंग इज, in expenditure method we record only final expenditures and exclude expenditure on intermediate goods. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली होता क्या है, हम लोगों को ये कोशिश करनी पड़ती है कि हम लोगों की इनकम इन्फ्लेटेड ना शो हो, हमारी इनकम ऐसी शो ना हो कि जितनी इनकम एक्चुअली में हुई नहीं मगर वो दिखाई दे रही है। अब इन्फ्लेटेड कैसे शो होती है? सपोज एक कार है, अब उस कार में क्या है कि उस कार में डिफरेंट पार्ट्स यूज होते हैं, बट फिनिश प्रोडक्ट जो अल्टीमेट पर्पस उन पार्ट्स को प्रोड्यूस करने का है वो है कि हमें कार बनानी है। अब सपोज हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि कार का भी वैल्यू एज एक्सपेंडिचर शो होगा और उसके अंदर जितने पार्ट्स यूज हो रहे हैं वो भी एज एक्सपेंडिचर शो होगा। तो एक्चुअली में जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो सारे इन्फ्लेटेड शो होंगे क्योंकि वो दो बार इस डेटा में यूज हो गए। एक बार वो अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट थे और एक बार वो कार में यूज हुए तो उनका कॉस्ट कार में ऐड हो गया। तो इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं, टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर को यूज करते हैं, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को नहीं यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज, व्हाइल मेजरिंग नेशनल इनकम, total final expenditure is divided into 4 categories. अब एक्सपेंडिचर कितने हेड्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं, उनको हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। अब इनको विस्तार से आने वाले पॉइंट्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इनके अंडर में क्या चीज इंक्लूडेड है और क्या चीज excluded है। So the first expenditure is the consumption expenditure. So what is consumption expenditure? Consumption expenditure refers to all purchases by households of currently produced goods and services. अब इस लाइन में दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है all purchases और दूसरा है currently produced goods and services. ऑल परचेजेस का मतलब क्या है कि कोई भी परचेज हम छोड़ते नहीं हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम टोटलिटी की बात करते हैं। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक व्यक्ति या छोटे से व्यक्तियों के समूह के बारे में बात करते हैं, मगर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं तो हम टोटलिटी का एग्रीगेट निकालते हैं। तो जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो जितना भी परचेज हाउस होल्ड ने किया है वो सारी चीजें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आती है। मगर जब हम गुड्स की बात करते हैं तो ओनली करेंट गुड्स एंड सर्विसेज उसमें इंक्लूड होता है। करेंटली प्रोड्यूस क्यों है? क्योंकि नेशनल इनकम एक वर्ष के लिए कैलकुलेट होती है। तो जब एक वर्ष के लिए कैलकुलेट हो रही है तो एक वर्ष में जो गुड्स प्रोड्यूस्ड है उन्हीं को जब कंज्यूम किया जाता है तो हम उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लेते हैं। अब इसमें एक्सक्लूडेड क्या है? इसमें एक्सक्लूडेड है न्यू हाउसेस विच आर काउंटेड एज इन्वेस्टमेंट। यदि आपने एक वर्ष में कोई नया घर बना लिया है तो वो कंजम्पशन में इंक्लूड नहीं होगा। कंजम्पशन में इसलिए नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि जो घर आपने बनाया है वो कैपिटल है और वो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट हेडिंग में जाएगा ना कि कंजम्पशन में। दैट मींस न्यू हाउस बिकम्स पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम बट नॉट अंडर द कंजम्पशन हेड। द सेकेंड थिंग इज consumption of second hand goods like used cars is to be excluded to avoid double counting. सेकेंड हैंड गुड्स को हम कंजम्पशन में नहीं लेते हैं, भले ही आपने उसी वर्ष वो प्रोडक्ट खरीदा हो। क्यों नहीं इसको लेते हैं?
सपोज एक कार है जो 2006 में खरीदी गई है। जब वो 2006 में खरीदी गई है तो वो उस साल के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज हो गई है, ले ली गई है। अब अगर उसी कार को सेकेंड हैंड आपने 2015 में खरीद लिया और उसके बाद उसको फिर एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, तो इसका मतलब आपने डबल काउंटिंग कर ली। क्योंकि डबल काउंटिंग इसलिए क्योंकि 2006 में आप ऑलरेडी उस कार को एज एक्सपेंडिचर दिखा चुके हैं और 2015 में आप उसी कार को दोबारा एक्सपेंडिचर में दिखा रहे हैं। तो जब दोबारा दिखा रहे हैं तो इस दोबारा को अवॉइड करने के लिए आप उस चीज को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपको शुरू में ही बता दिया था, कंजम्पशन उसी वर्ष से संबंधित प्रोड्यूस गुड्स के लिए, दैट मींस करेंटली प्रोड्यूस गुड्स इंक्लूडेड है। और थर्डली क्या है, we have to measure purchases of goods and services made in a year। ये चीज आपको स्टार्ट में हमने बता दी थी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदी गई है वो उसी वर्ष बनी है, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लेते हैं। सेकेंड हेडिंग जो है वो है इन्वेस्टमेंट की। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन करेंटली प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड हाउसिंग। यहां भी जो शब्द आया है वो करेंटली आया। करेंटली का मतलब जो भी चीज हम ले रहे हैं वो उसी वर्ष की ले रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने कैपिटल गुड्स में किया। कैपिटल गुड्स क्या है? प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गए, हाउसिंग हो गया, जिस प्रकार का भी कैपिटल है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में आएगा और वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। और इसमें स्टॉक्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस या नेट दोनों ले सकते हैं। ग्रॉस या नेट का मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सो दीज वर द फर्स्ट टू आइटम्स which is calculated under the expenditure method. The third thing is the government expenditure. Now in order to understand government expenditure, दो प्रकार के पेमेंट्स गवर्नमेंट करती है नॉर्मली। एक तो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं और एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ट्रांसफर पेमेंट्स उस प्रकार के पेमेंट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट को डायरेक्टली कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, उसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, मगर उस खर्चे में के बदले में उसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त नहीं हो रहा है। जब उसे गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसको ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। इसको बेसिकली ये नहीं कह देते कि गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेंडिचर कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज पे। ट्रांसफर वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि इसको कहा जाता है कि टैक्स पेयर मनी को गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल पेंशन। अब हम लोग सब जानते हैं वृद्धावस्था में लोगों को पेंशन मिलती है। अब उस पेंशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो कर रही है मगर बदले में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। जो लोगों को पेंशन मिल रही है वो शायद जब जॉब में थे तो जॉब में वो वर्क करते थे तो उन्हें सैलरी मिलती थी। नाउ दे आर नॉट वर्किंग, अब वो काम नहीं कर रहे हैं। जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको काम वो नहीं कर रहे मगर उनको पेमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है। तो ये इस प्रकार के पेमेंट जो गवर्नमेंट कर तो रही है मगर उसके बदले में कुछ प्राप्त नहीं कर रही, उसको ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। और इस प्रकार के पेमेंट्स एक्सपेंडिचर तो हैं मगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के हेड में इनको इंक्लूड नहीं करा जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनते। तो जब नेशनल इनकम का पार्ट ट्रांसफर पेमेंट नहीं बनते तो किस प्रकार के चीज पेमेंट बनते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार से आपने कंजम्पशन में पढ़ा था, कंजम्पशन में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर था ऑन करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। दैट मीन्स गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है और उस पैसे के बदले में गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसे मिल क्या रहे हैं? करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस प्रकार के कौन से खर्चे गवर्नमेंट करती है? वेजेस एंड सैलरीज।
अब वेजेस एंड सैलरीज क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वेजेस और सैलरीज दे रही है, बदले में वो एम्प्लॉयज उनके लिए काम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स परचेज फ्रॉम फार्मर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फार्मर से राशन खरीद रही है, पैसे दे रही है और बदले में फार्मर्स उसको राशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है मगर बदले में उसे गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है, फार्मर से उसे गुड मिल रहा है और गवर्नमेंट सर्वेंट से उसे सर्विसेज मिल रही है। The last head that is included under this thing is exports and imports. अब एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में जो खास बात है वो ये है कि एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम का पार्ट एक्सपोर्ट्स बनते हैं मगर इंपोर्ट्स नहीं बनते। एक्सपोर्ट्स को हम नेशनल इनकम में यूज करते हैं, इंपोर्ट्स को नहीं यूज करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है कि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने हमारा करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है। तो जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेनर्स ने खरीद ली है तो उसको हम नेशनल इनकम का पार्ट मानते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। मगर इंपोर्ट में क्या है, हमारे लोगों ने विदेश की चीजें खरीदी, तो हमारे लोगों ने विदेश की गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया है, तो उनको हम एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते। तो ये चार प्रकार थे, चार हेड्स थे जिनके अंडर में आपको एक्सपेंडिचर मेथड में जब इन चारों के कैलकुलेशन करके ऐड कर दिया जाता है तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। जिस प्रकार से ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इस प्रकार से डिफरेंट हेड्स दिए हुए हैं। और अगर 7 नंबर पॉइंट पे आप देखें तो इसमें लिखा हुआ लेस इंपोर्ट्स, यानी कि इंपोर्ट्स इसका पार्ट नहीं बन रहे। तो ये चार हेड्स हैं, इन चार हेड्स को के अंडर में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए जब उसको ऐड कर देते हैं तो वो उस वर्ष की नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। नाउ अब इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्या आती है, एक्सपेंडिचर जिस प्रकार से आपने पिछले 2 मेथड्स भी पढ़े होंगे, इनकम मेथड और आउटपुट मेथड, उसमें भी प्रॉब्लम्स थी। उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर मेथड में भी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम है प्राइस लेवल चेंजेस की। अब प्राइस हमने शुरू में जब आपको बताया था तो बताया था कि रियल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड होते हैं, इसका मतलब प्राइस लेवल चेंजेस को इंक्लूड करके हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को के अंडर में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि एक वर्ष का जो नेशनल इनकम है दूसरे वर्ष की नेशनल इनकम से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें सही पिक्चर नहीं मिलती। सही पिक्चर इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि सपोज हमारा आउटपुट दोनों वर्षों का सेम था मगर जो डिफरेंस आया है वो प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से आया है। तो इसका मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो तो सेम था दोनों साल का, मगर वो डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्राइस लेवल चेंज कर गए। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो पब्लिक गुड्स के केस में आती है। पब्लिक गुड्स क्या है? जैसे रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिफेंस है, स्कूल्स हैं, एटसेट्रा हैं। इन सब केसेस में क्या होता है कि इनका कोई मार्केट प्राइस नहीं। हम रोड पे चल रहे हैं, हमको नहीं पता कि उस रोड को हम कितने में खरीद रहे हैं, हमें क्यों उस रोड पे चलने मिल रहा है, उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस रोड पे चलने का क्या है हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो पब्लिक गुड्स हैं। हमने शायद टैक्स पे किया है, उसके बदले में गवर्नमेंट ने रोड्स बना दिए और हम उस रोड पे चल रहे हैं। तो इस केस में पब्लिक गुड्स के केस में क्या होता है? देयर इज नो मार्केट प्राइस। तो उसमें सॉल्यूशन क्या है? The solution lies in measuring their values at cost. तो उनका अगर हमें एक्सपेंडिचर मेथड में उनको इंक्लूड करना है तो हम उनके कॉस्ट के बेसिस पे इंक्लूड करते हैं, ना कि उनपे कितना एक्सपेंडिचर, उनकी परचेजिंग किस बेसिस पे हो रही है उसके बेसिस पे इंक्लूड करते हैं। दैट मींस रोड कितने में बनी वो एक्सपेंडिचर हो गया, रोड कितने में यूज हो रही है वो एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं हो रहा।
तीसरा प्रॉब्लम जो आती है वो सेल्फ सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज के केस में आती है। सेल्फ सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज में भी मार्केट वैल्यू एसरटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर हूं और मैं अपने बच्चे को ट्रीट कर रहा हूं, तो इस केस में क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज तो हुई मगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सके कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंडर में कितना पैसा ऐड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो है वो है ग्राउंड अंडरग्राउंड इकोनॉमी। हम लोग सब ब्लैक मनी प्रॉब्लम से वाकिफ हैं। ब्लैक मनी के केस में क्या होता है कि लोग एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स को शो नहीं करते हैं। वो जितना इनकम हुई है या जितनी चीज हुई है उसका कम शो करते हैं, तो कम शो करने से सही अमाउंट नहीं पता चल पाता है। जब सही अमाउंट नहीं पता चल पाता है तो हम जो हमारी नेशनल इनकम है वो शायद जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं शो होती है। और सबसे आखिर में है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हम लोगों ने बता दिया था स्टार्ट में, जो कार का एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को यूज करते हैं जिससे कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम ना हो। मगर उस केस में भी प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज कार के एग्जाम्पल को अगर हम फिर से स्टडी करें तो कार का एग्जाम्पल ये था कि कार में टायर भी यूज होता है। अब टायर एक दूसरी कंपनी बना रही है और कार एक दूसरी कंपनी बना रही है, तो उस केस में क्या होगा कि कार के फिनिश प्रोडक्ट, कार अपने आप में एक फिनिश प्रोडक्ट है और टायर उस दूसरी कंपनी का फिनिश प्रोडक्ट है जिसने उसको बनाया। तो इवन इन दैट केस हम फाइनल गुड्स भी अगर लेते हैं तब भी डबल काउंटिंग हो जाती है। क्यों डबल काउंटिंग हो जा रही है? क्योंकि टायर एक कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट है, उसने टायर को एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर लिया, और जो कार है वो दूसरी कंपनी का फिनिश प्रोडक्ट है। तो अगर हम फाइनल प्रोडक्ट को भी ले रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हटा भी दे रहे हैं, तब भी दो डिफरेंट कंपनीज अपने अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को इसमें इंक्लूड कर लेती है, तो वो डबल काउंटिंग में इंक्लूड हो जाता है। सो दिस वाज अ ब्रीफ लेक्चर ऑन the expenditure method and the problems relating to the expenditure method. आगे भी आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, आप सिंपली जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें उस टॉपिक को दे सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनके लेक्चर्स अपलोड हो सकें जिससे एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू वेरी मच।